नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। हमारी पॉडकास्ट द विजडम वीव के अगले एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में फिर से मैं आपको ले चलूँगा इलाहाबाद की सुनहरी यादों में। इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि कैसे पुलिस वाले पहले हॉस्टल के लड़कों के पास नहीं आ रहे थे, उनसे कन्नी काट रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हॉस्टल के लड़कों पर डंडा लेके चढ़ पड़े। मेस बंद होती थी तो क्या होता था। और बैंक रोड के भैयू का एक किस्सा बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात ये कि जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और हॉस्टलों में रहे हैं तो उन सबको मालूम होगा कि हॉस्टल में अमूमन रिवाज था इतवार को दोपहर में स्पेशल खाने का, और उसके बाद शाम का खाना मेस में नहीं बनता था। स्पेशल खाने से मतलब था कि पूड़ी बनती थी, सब्जी बनती थी और खीर या कोई एक मिठाई बनती थी। हम लोगों ने, मैंने, मेरे मित्र धीरेन्द्र पांडे और हम लोगों का जो बैचमेट्स का साथियों का ग्रुप था, हम लोगों ने एक बार मेस में 2-3 हफ्ते तक आइसक्रीम का ठेला भी बुलवाया था। जब शाम को मेस बंद होता था तो अक्सर कर मैं तो पीछे ही बैंक रोड पर जाकर अपनी मौसी के यहाँ इतवार को शाम को भी खाता था और मेस चलता रहता था, तो अभी हफ्ते में कई दिन वहीं खाना खा लेता था। मेरे पापा बताते थे कि उनके ज़माने में वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते थे। मैं तो हॉस्टल में रहा तो प्याज लहसुन हॉस्टल में परहेज नहीं चल पाया। हालांकि हमारे घर में आज भी प्याज लहसुन नहीं बनता है, लेकिन पापा बताते थे कि उनके लिए और ताऊ जी के लिए महाराज अलग बिना प्याज का खाना बनाते थे, और जब वो खाना खाने बैठे तो महाराज आवाज लगाते थे, चतुर्वेदी बाबू का परहेजी लाना। मेस में बैठ के आनंद से खाना खाया जाता था। मेस की डाइट कितनी आई है, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हर महीने रहता था, और इससे मजेदार किस्से, चुटकुले जो लोग वहां पर रहे हैं हॉस्टलों में उनको मालूम है कि मेस मैनेजर, मेस सेक्रेटरी, इनकी क्या अहमियत और महत्व हुआ करता था। इतवार को जब मेस बंद होता था तो कुछ लोग ऐसे भी थे, हमारे एक अभिन्न मित्र हैं शर्मा जी, श्री नगेंद्र शर्मा, जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। वो इतवार को शाम को नमकीन सेवई या खिचड़ी बनाया करते थे। कई बार हम लोगों का भोजन उस नमकीन सेवई में, शर्मा जी वाले भोजन में हुआ करता था। मेस से जुड़ी यादें हैं कि न जाने कितने साथियों का अलग एक कटोरी में घी जाता था। हमारे मित्र अशोक श्रीवास्तव जी थे, उनकी अलग एक पीतल की पीली कटोरी थी, उसमें घी जाया करता था। और घी मेस में गया, लेकिन जो इष्ट मित्र थे वहां फिर कोई मायने नहीं रखता था कि ये किसका घी है। वो तो जो साथ में थे वो सब लोग उसका उपभोग कर सकते थे और कर ही लेते थे। एक कटरा चौराहे में अगर आप जीएनजा हॉस्टल की तरफ से या बैंक रोड की तरफ से जाएं तो बाएं मुड़ेंगे कटरा में, और लक्ष्मी टॉकीज की तरफ से आएं तो दाहिने मुड़ेंगे। कटरा में अंदर घुसते ही थोड़ा दूर चल के लेफ्ट हैंड पर बाएं हाथ पर एक मोहन करके रेस्टोरेंट था। कई बार मेस बंद होने पे हम साथी लोग उस मोहन रेस्टोरेंट में जाते थे और वहां पर भी रोटी दाल सब्जी खाई जाती थी। और मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पर कि मेस के खाने का या मोहन के खाने का जो स्वाद था वो आज के बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार के खानों से बेहतर ही लगता था। बहुत से लोग कर्नलगंज के पास कुछ ऐसे स्थान थे जहां इतवार की शाम को स्टूडेंट्स की भीड़ बढ़ जाया करती थी। कई बार जगह नहीं भी मिलती थी, वेट भी करना पड़ता था, क्योंकि इतवार की शाम को लगभग सभी मेस बंद रहती थी। मेस की चर्चा में आगे के एपिसोड्स में
न जाने कितने किस्से हैं। हमारे यहाँ सरगंगानाथ झा हॉस्टल में भुल्लन की मेस चलती थी, ढकेलू की मेस चलती थी, और कहा जाता था कि ढकेलू की मेस से कोई भी भूखा नहीं लौटा। कितने भी बजे खाना खाना हो, कुछ हो, आप ढकेलू की मेस में निराश नहीं लौटते थे। भले ही आप उस मेस के मेंबर ना हो तो अभी भोजन की व्यवस्था ढकेलू महाराज कर देते थे। ढकेलू महाराज की वेशभूषा जो लोगों ने उन्हें देखा है वो बता सकते हैं, उनको याद होगा कि ढकेलू महाराज कैसे सादा कपड़ों में रहते थे, और अधिकांशतः उनकी बंडी मेस में टंगी रहती थी। जिन लोगों ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी है और उसमें वो भी देखा है कि वो जो एक लड़का है जिसको बाद में एक्सीडेंट में लकवा लग जाता है, उसके घर गए हैं और उसकी मदर कैसे बेलन से खाना बनाती हैं और खुजाती हैं और उसी बेलन का उपयोग कर लिया जाता है रोटी बनाने में। तो इलाहाबाद के हॉस्टलों के मेस में निश्चित तौर पे ऐसे कई किस्से थे कि कहा जाए कि उस सीन की प्रेरणा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों के मेस की घटनाओं से मिली है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अब एक मैं आपसे और चर्चा करूंगा, वो चर्चा ये है कि 1984 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अफरा तफरी का माहौल था, कर्फ्यू लगा हुआ था और चाय की दुकानें और सब बंद थी। लेकिन जब 2-3 दिन बाद कर्फ्यू में कुछ ढील होती है तो हम सब छात्रावासी गण मित्र लोग अपने अपने टोलियों के साथ बाहर निकलने को व्याकुल थे। बाहर निकले और हम में से बहुत से लोग लक्ष्मी टॉकीज के सामने जो चाय की दुकान थी, ठेला था, स्टॉल थी, उस पर बैठ के चाय पी रहे थे। तीसरे पहर का समय था, हम लोग चाय पी रहे थे, बन वगैरह खा रहे थे, और वो कर्फ्यू भी लगा हुआ था, चोरी छिपे सा भी था और खुलेआम भी था। कई बार पुलिस के सिपाही डंडा और बंदूक लिए हुए वहां से निकले। यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो थे, हमारे साथ हमारे एक सीनियर जो सोशल सेक्रेटरी भी रहे और हम लोगों के बहुत अच्छे सीनियर थे, श्री प्रमोद शंकर सिंह जी। जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं वो उनसे निश्चित तौर पर बहुत से लोग परिचित होंगे, क्योंकि प्रमोद शंकर सर ने आगे वहाँ पर कई चुनाव भी लड़े और अभी भी इलाहाबाद के हॉस्टल के बहुत से लोगों का उनसे संपर्क बना हुआ है। प्रमोद शंकर सर के साथ हम सब लोग चाय पी रहे थे जब पुलिस वाले आते और कुछ जूनियर लोग, कुछ लगता आशंकित होते, चलने को होते, तो सर कह देते नहीं, आराम से बैठे रहो, और हम लोग अपने सीनियर पर भरोसा करके बैठे रहते थे। एक 15-20 मिनट या आधा घंटे बाद हमने क्या देखा कि जो कारपेंट्री स्कूल है कटरा चौराहे से नीचे उतर के, यानी ममफोर्डगंज की तरफ जाएं, वहां उस तरफ से एक हमने मिलिट्री का, या आजकल जिसको कहते हैं पैरा मिलिट्री फोर्स का ट्रक, जिस पर मशीन गन या उस किस्म की कोई गन माउंटेड थी, वो आते हुए देखा। और हमने वो आते हुए देखा, हम लोग उससे काफी दूर थे, लेकिन प्रमोद शंकर सर ने हम लोगों को इशारा किया कि अब यहां से चलो। उनका अनुभव था, हम लोग चलने को हुए, वो ट्रक आते देखा, और वही पुलिस वाले जो 15-20 मिनट से हमारे बैठे होने पर जिनको ना कोई ऐतराज था ना नोटिस ले रहे थे, वो उस ट्रक को देख के न जाने उनमें कैसी हिम्मत आ गई और वो डंडा लेके हम लोगों की तरफ दौड़े। एक अजीब सा नजारा उत्पन्न हो गया कि पुलिस दौड़ा रही है, हम लोग दौड़ रहे हैं। तो हम लोग, कुछ लोग तो उस चाय की दुकान के जरा आगे जाके राइट हैंड पे गली थी जिसमें हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, अभी भी है वो मंदिर, उसमें जाके छिप गए। और कुछ लोग दौड़ के, जिनको रास्ता नहीं मिला,
तो लक्ष्मी टॉकीज का गेट बंद था, उसकी चार दीवारी जिस पर सरिया या कहिए लोहे के स्ट्रक्चर का पूरी बाउंड्री बनी हुई थी, उसको फांद के लक्ष्मी टॉकीज की बाउंड्री के अंदर चले गए। थोड़ी देर में वो ट्रक निकल गया और माहौल फिर शांत हो गया। पुलिस वालों ने हमको फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब हम सब लोग जहां जहां छिपे थे वहां से निकल के मेन रोड पर आते हैं चाय की दुकान पर, लेकिन जो लोग ये बाउंड्री फांद के लक्ष्मी टॉकीज के अंदर चले गए थे, वो लोग वापस आने में बड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब महसूस हो रहा था कि उस समय तो पुलिस के डंडे के भय से न जाने कैसी ऊर्जा आई कि वो दीवार फांद के और उस जो लोहे की सरिया लगी हुई थी उनको फांद के अंदर चले गए। लेकिन वापस उनके लिए खुद को निकलना, वहां खुद निकलना संभव नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने जाके हाथ का सहारा दिया और उन लोगों को निकाला। तो ये अनुभव था एक सीनियर का, जिसने इशारा कर दिया उनको, प्रमोद शंकर सर को शायद आभास हो गया था कि अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है तो पुलिस वाले भी ज्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाने लगेंगे, जैसे कि सीनियर्स के उसमें हो जाता है। तो हम लोगों को बचत हो गई, और जिनको डंडे पड़ गए होंगे तो सब जानते हैं कि इलाहाबाद में पुलिस का डंडे पड़ने का मतलब सरकारी नौकरी, गजटेड अफसर की पक्की। बहरहाल इस पॉडकास्ट में एक किस्सा और सुनाऊंगा, क्योंकि इलाहाबाद के किस्से तो ऐसे हैं कि न जाने कब तक वो विचारधारा चलती रहेगी, विचारों का प्रवाह होता रहेगा और मैं किस्से कहता रहूंगा, और आप लोगों में जिनको इलाहाबाद के वो किस्से अच्छे लगेंगे वो आप सुनते रहेंगे। बैंक रोड इलाहाबाद में, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो रोज का ही स्थान था, और जिस हिसाब से मेरी मातृभूमि फिरोजाबाद के अलावा दूसरा जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो इलाहाबाद है, वैसे ही मेरे घर के अलावा दूसरा जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो बैंक रोड रहा है। बैंक रोड में 3 नंबर बैंक रोड में प्रोफेसर अदावल साहब जो एजुकेशन विभाग में थे, उनके लड़के हम लोगों से उम्र में बड़े लेकिन स्वभाव के ऐसे कि सबसे घुल मिल जाएं, अमिताभ अदावल जी या भैयू जिनको हम लोग बुलाते थे। तो उनके साथ ये था कि वो हम लोगों को इकट्ठा करके, ये मैं किस्सा आपको बता रहा हूं, 71, 72, 73, 74 या हो सकता है 78, 79 में भी ऐसे किस्से कुछ लोगों का वास्ता पड़ा हो। भैयू बहुत अच्छे स्वभाव के, खूब मनोरंजन वाला, उनका वो जहां बैठ जाएं तो हो ही नहीं सकता कि मनोरंजन की बात नहीं हो, और लोग जो हैं वो वहां से कैसा भी मन हो प्रसन्न होकर ना निकले। मुझको याद आता है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम एक थी जिसके कि बहुत प्रसिद्ध एक खिलाड़ी हुए हैं बिल लॉरी। भैयू एक उस पर आधारित पूरी एक, मुझे पूरा तो स्क्रिप्ट याद नहीं है बट इतना जरूर याद है कि एक छोटी नाटिका सी, मोनोलॉग सा भैयू करते थे, और जिन लोगों ने वो सुना है वो आज जब मेरी ये बात, मैं केवल इतना ही इशारा दे रहा हूं, लेकिन वो सुन रहे होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिल लॉरी का किस्सा सुन के या याद करके उनके होठों पर मुस्कुराहट ना आए। न जाने कितने किस्से हैं इलाहाबाद के, सदियों के किस्से हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद से जुड़े कुछ लोगों से इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनके अनुभव साझा कराऊं और आपसे बात कराऊं। इस पर मैं अभी, चूंकि मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें मैं अपने आप को सक्षम नहीं महसूस करता हूं, लेकिन मैं उसका प्रयास कर रहा हूं, और जैसे ही हो गया तो मैं आगे और लोगों से कनेक्ट करा के आपको चर्चा भी करा के इलाहाबाद के किस्से आपस में शेयर कराना शुरू करूंगा। मुझको उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रही होगी और ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड करके उस पर जाकर इस पॉडकास्ट को लाइक और फॉलो करें,
तो मुझको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इसको सुन रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पर या और सोशल मीडिया पर आप जब उसको लाइक करते हैं तो वो सारी विजिबिलिटी नहीं होती और मुझे मालूम नहीं पड़ता। जब मेरे पास आप लोगों के, सीनियर्स के, जूनियर्स के, इलाहाबाद से जुड़े लोगों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि इलाहाबाद की बातें सुन के उनको अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत, मेरा प्रयास सफल हो रहा है। शुरू तो मैंने स्वांता सुखाए किया था, लेकिन अब जैसे जैसे इस सफ़र में आप सब लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो मुझको लगता है, मैंने तो 1-2 एपिसोड बनाने का सोचा था, बट मुझको लगता है कि ये सिलसिला अभी कुछ आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आपका फीडबैक मिलेगा, आप कुछ आगे और सुझाव देंगे तो उनका भी स्वागत है। इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।